नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में पिछले लास्ट सेशन में हमने कविता अपनी पढ़ी थी उषा, जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई थी। तो कविता हमने यहाँ पर पढ़ी थी और साथ ही कविता का भावार्थ भी हमने यहाँ पर क्लियर किया था। अब कविता हमारी क्लियर हो चुकी है, चैप्टर रीडिंग यानी कि पाठ को पढ़ना हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज है हमारी पाठ को लिखने की बारी। तो कैसे अब हम इस पाठ को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं, कैसे इस पाठ को हम लिखते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप देखते हैं जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो आपके जो रीडिंग आते हैं, काव्यांश रीड किए हुए जो आपके काव्यांश आते हैं, उसमें आपकी ही आरोह पाठ्य पुस्तिका से ली गई कविताओं से जुड़े हुए आपके काव्यांश आते हैं और उनको आपने पढ़ना होता है, उनसे जुड़े हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और साथ ही आपने कविता का कई बार प्रतिपाद्य विषय भी आपने क्लियर करना होता है कि आखिर इस कविता में क्या बताया गया है। तो आज वो सारी चीजें यानी कि चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि इसको आप याद नहीं कर सकते एक बार में, आपको नोट डाउन करना होगा। तो इसीलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, चाहे आप रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जो भी चीजें ले सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अभी आप रफ कॉपी में नोट डाउन करें ताकि घर पर आप सारी चीजें खुद से बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके आप सारी चीजों को लिखें, कहाँ पर आपने कैसे क्या चीज लिखनी है। तो सबसे पहले हमने उषा कविता को जब पढ़ा था तो यहाँ पर हमने कविता के कवि के विषय में पढ़ा था, कवि परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा था, शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो बिल्कुल आप कॉपी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप नोट डाउन करेंगे उनका जीवन परिचय शमशेर बहादुर सिंह जी का। तो नई कविता के नए कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की एक अलग छवि है, जिनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो ये सारी बातें आप उसमें लिखेंगे जो हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर ली है, इसी तरह से लिखेंगे। और बिल्कुल उनके यहाँ पर आप जो उनकी यहाँ पर रचनाएं हैं कि इन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की, इन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो उनकी रचनाएं आप यहाँ पर लिखेंगे। रचनाएं क्या क्या हैं? काल सह, कुटिक कविताएं, कुछ और कविताएं, चुक भी नाह में इन्हें पास आने बात लबे कल हुलसेह। इस तरह से इनका संपादन हिंदी उर्दू कोश में इन्होंने किया और निबंध संग्रह 2 आब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा, ठीक है। इस तरह से इनका यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आप इनकी काव्यगत विशेषताएं यहाँ पर लिखेंगे, काव्यगत विशेषताएं यहाँ पर लिखेंगे। तो काव्यगत विशेषताओं में आप लिखेंगे कि वैचारिक रूप से प्रगतिशील और शिल्पगत से प्रयोग धर्मी कवि शमशेर बहादुर को एक बिंब धर्मी कवि के रूप में जाना जाता था। इनके जो बिंब धर्मिता शब्दों के माध्यम से रंग, रेखा, सूची की अद्भुत काशीदारी की एक काशीदारी भी रखती है। और इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की जो यथार्थ स्थिति, जो समाज की यथार्थ स्थिति है, जो समाज का असली सच है, उसका भी चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। और साथ ही समाज की जो गरीबी है, समाज में जो व्याप्त गरीबी है, उसका चित्रण भी इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। और कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ज्यादा सुंदर चित्रण भी अपनी कविताओं में किया है। तो इस तरह से प्रकृति के जो नजदीक रहने के कारण इनके जो प्राकृतिक चित्र हैं वो अत्यंत जीवंत लगते हैं। उषा कविता में इन्होंने प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही ज्यादा सजीव चित्रण किया है, क्योंकि प्रकृति के करीब होने के कारण,
प्रकृति के करीब होने के कारण इन्होंने प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, प्रकृति में होने वाले जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने दिखाया है। और वो जो चीजें ये बताते हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, वो बिल्कुल जीवंत प्रतीत होती हैं, जीवित वो प्रतीत होती हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने उषा, जो हमारी ये कविता है, इस कविता में भी इन्होंने प्रातः काल, यानी कि जो प्रातः काल का वातावरण होता है, जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, पल पल परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का सजीव चित्रण उन्होंने किया है। तो देखिए इनकी कविता संधि स्थल पर खड़ी है, और ये संधि एक और साहित्य और चित्रकला और संगीत की है, दूसरी मूर्तता और अमूर्तता की इंद्रिय और अइंद्रिय स्तर की है। भाषा शैली शमशेर बहादुर। अब देखिए कभी भी आपको कवि की भाषा शैली क्लियर होनी चाहिए, आप बता पाएंगे तभी कि ये जो कविता है वो किस शैली में लिखी गई है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर, कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज जो है वो बिल्कुल अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषणों से अधिक बल इन्होंने सर्वनाम, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता के महल बनाता है, तो वो कविता ठोस होती है और अनुगूंजों से भी भरी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से कवि का आप परिचय लिखेंगे। देखिए शॉर्ट में हमने कवि का परिचय आपको तब भी यहाँ पर करवाया था जब हमने इस पाठ को पढ़ा था यहाँ पर। अब देखिए कविता का प्रतिपाद्य विषय, आखिर इस कविता में क्या कहा जा रहा है। तो प्रतिपाद्य विषय ये है कि इसमें सूर्य उदय से ठीक पहले के जो पल पल होने वाले परिवर्तनों को और प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। जब सूर्योदय से ठीक पहले प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का एक शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की अद्भुत प्रयास किया है कि जो प्रकृति की गति है, कैसे प्रकृति अपने आप को पल पल चेंज करती है, पल पल परिवर्तित करती है, उसको उन्होंने शब्दों में बांधने का आपने देखा है कि कैसे उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इनको प्रकृति में होने वाले इस परिवर्तन को शब्दों में बांधने की उन्होंने कोशिश की है। और कवि भोर को, जो भोर होती है, सुबह जो होती है, उसकी आसमानी गति और धरती की हलचल भरे जीवन की तुलना कर रहा है। यानी कि जब भोर हो जाती है तो धरती में, देखिए भोर से पहले जब रात्रि का समय होता है, सभी धरती पर सभी जीव जंतु जो होते हैं वो विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की पहली किरण जब आती है, तो बहुत सारे पशु पक्षी और जीव जंतु वो क्या करते हैं, अपने उठ जाते हैं, नींद से जग जाते हैं और पृथ्वी पर हलचल होने लगती है। तो इसीलिए यह सूर्योदय एक साथ जीवंत प्रवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने यहाँ पर किससे इसकी कल्पना की थी, उन्होंने कल्पना की थी कि जैसे काले सिल पर लाल जो केसर की जो केसर है उसको मल दिया गया हो। यानी कि सूर्य, उन्होंने रात के अंधेरे को काले सिल के समान बताया था। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो एक जो सूर्य के उगने से पहले की जो लालिमा पूरे आसमान पर छा जाती है, उस लालिमा को यहाँ पर बताया था। और देखिए यहाँ पर उन्होंने स्लेट की कालिमा, और उन्होंने एक और यहाँ पर उदाहरण दिया था कि स्लेट की कालिमा, जैसे काली स्लेट होती है और उस पर बच्चे क्या करते हैं, चौक मल देते हैं, सफेद रंग की चौक मल देते हैं, और अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ भी वहां पर दर्शाए गए हैं। कवि ने बहुत सारे नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग अपनी इस कविता में किया है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें, देखिए सार आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब देखिए आपको व्याख्या से जुड़ी हुए जो प्रश्न है, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ते हैं, तो केवल आप भावार्थ सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद आप इसको
छोड़ देते हैं कविता को केवल प्रश्नोत्तर करके। लेकिन व्याख्या और जो अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न हैं वो आपके आते हैं इस तरह के काव्यांशों से। यानी कि जब आपके एग्जाम में कोई भी आपका पूरी कविता कभी नहीं आती, आपको एक काव्यांश दिया जाता है और उसी से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कविता सभी को क्लियर हो चुकी है, सभी ने पढ़ी है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका जैसे अभी गीला पड़ा हो। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा था। और साथ ही हमने यहाँ पर शब्दों के जो अर्थ है आप देखिए नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो देखिए हमने शब्दार्थ अपने सारे क्लियर कर लिए थे तभी। तो भोर का अर्थ होता है प्रातः, नभ का अर्थ होता है आकाश, चौका या रसोई बनाने का, चौके का अर्थ होता है रसोई बनाने का स्थान। तो इस तरह से प्रसंग और व्याख्या, क्योंकि हमने सप्रसंग व्याख्या की थी तो प्रसंग और व्याख्या भी हमने क्लियर कर ली थी। देखिए प्रसंग जो है वो सब में आपने सेम लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित उषा नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है और सूर्य उदय का मनोहारी चित्रण भी किया है। उसके बाद व्याख्या, तो व्याख्या बिल्कुल हमने क्लियर कर ली है इससे पहले। और मुझे नहीं लगता कि क्योंकि कविता आपकी बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत छोटी सी कविता है, तो बार बार इतना मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। और यहाँ पर हमने बताया था कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी, अब विशेष क्या है आपको आता है कि आप इसकी काव्य विशेषताएं लिखिए, इस काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं क्या है? सबसे पहले कि प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, उसके बाद शंख जैसे उपमा की गई है, उपमा अलंकार, सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, ग्रामीण परिवेश को सजीव किया गया है और बहुत सारे नए उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे काला सिल, एक नया उपमान यहाँ पर उन्होंने दिया है आसमान को, बच्चों की काली स्लेट, इस तरह से एक नया उपमान दिया है। सूरज की रोशनी को उन्होंने केसर की लालिमा से दिखाया है और सूरज की रोशनी को उन्होंने बच्चों की जो व्हाइट चौक होती है जिसको वो अपनी काली स्लेट पर रगड़ देते हैं, उस व्हाइट चौक से भी उपमान यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे नए नए उपमानों का यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। अब सबसे मेन चीज, सबसे मेन बात जो आती है वो आती है ये अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न। अब आपने काव्यांश पढ़ लिया, अर्थ समझ लिया, भावार्थ समझ लिया, तो अब आपने इन अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रातःकालीन आकाश की तुलना कवि ने किससे की है और क्यों? प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? देखिए, प्रातःकालीन आकाश की तुलना कवि ने नीले शंख से की है। अब नीले शंख से क्यों की है? नीले शंख से क्यों की है? क्योंकि कवि ने उस भोर को, उस सुबह को, उस उषा को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना है, उस शंख के समान पवित्र माना है, तो इसीलिए उन्होंने प्रातःकालीन आकाश की तुलना शंख से की है। अगला जो प्रश्न है, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने भोर को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? केवल इस काव्यांश से जुड़े हुए प्रश्न ये हैं, आगे पूरी कविता के प्रश्न नहीं है। तो देखिए, कवि ने भोर के नभ को, जो सुबह का आकाश है, उसको राख से लिपा चौका क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसीलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ जो होता है वो सफेद व नीले रंग से, सफेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है, मिक्स दिखाई देता है, यानी कि पूरा हल्का सा नीला नीला होता है
और आकाश में जो रोशनी पड़ रही होती है सूर्य की, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा सफेद सफेद जो व्हाइट बादल होते हैं वो चमक रहे होते हैं। और क्योंकि इसीलिए उन्होंने नभ को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। ठीक है, और वातावरण में देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल इसी से, अभी गीला पड़ा है। आप अगर यहाँ पर भी इसका उत्तर देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में आपके पास वही उत्तर दिया गया है, वही प्रश्न दिया गया है कि अभी गीला पड़ा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए अभी इस यहाँ पर पूछा गया कि इसका क्या तात्पर्य है। देखिए जो अभी हमने यहाँ पर बताया कि उसको राख से लिपा हुआ कहा है, लेकिन साथ में कहा है कि अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है इसलिए कहा है क्योंकि प्रातः काल जो ओस की नमी होती है वो वातावरण पर छाई होती है, पूरे वातावरण में। आप सुबह के समय पर उठेंगे, जो घास होगी वो आपको हल्की सी गीली दिखाई देगी, पेड़ पौधे जो होंगे वो आपको हल्के से गीले दिखाई देंगे। तो चारों ओर बहुत ज्यादा, दिन के समय में पूरा जो वातावरण होता है वो शुष्क हो जाता है, लेकिन सुबह के समय में वातावरण में एक हल्की सी नमी होती है, जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी सूखा नहीं है या अभी गीला पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसीलिए कवि ने गीले चौके में भी नमी होती है, यानी कि जो गीला चौका होता है जो पूरी तरह से सूखा नहीं होता है, तो उसको या उसमें भी नमी होती है, इसीलिए कवि ने नीले नभ को अभी गीला बताया है। गीला यानी कि अभी उसमें ओस की बूंदे है। लास्ट इसका, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया है नीला शंख, उसके बाद प्रयोग किया है राख से लिपा हुआ चौका, और ये उपमान जो है सर्वथा नवीन है, बिल्कुल नए नए उपमान यहाँ पर दिए हैं। शंख जैसा नीला, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा है राख से लिपा हुआ चौका। तो ये दो उपमान उन्होंने दिए हैं, और ये जो बिल्कुल और बिल्कुल नए उपमान हैं। आगे बढ़ेंगे अगले काव्यांश की तरफ। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, मल दी हो किसी ने। तो अब देखिए फिर से आपको शब्दार्थ क्लियर कर दिए थे पिछले सेशन में। सिल का अर्थ होता है मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, केसर का अर्थ होता है विशेष फूल, मल देने का अर्थ होता है लगा देना। प्रसंग बिल्कुल सेम आएगा, इसको बार बार रिवाइज नहीं करूंगी। व्याख्या आप काव्यांश के अनुसार व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं कि आपकी काव्यांश क्या है, और उसके बाद विशेष, यानी कि इस काव्यांश में आपको विशेष क्या लगा, आपकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, या इस काव्य की क्या विशेषताएं हैं। तो कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण तो किया ही है, पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुक्तक छंद है, और साथ ही नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग किया है। सरल सहज व खड़ी बोली की अभिव्यक्ति, सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर फिर से हमारे अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न आते हैं कि आसमान का सौंदर्य दर्शन के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो देखिए आसमान के सौंदर्य को दर्शाने के लिए जो उषा की जो भोर का सौंदर्य है, जो प्रातःकालीन जो सौंदर्य है, उसको दर्शाने के लिए कवि ने सिल, स्लेट जैसे उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ को लाल लाल धब्बों की ओर संकेत करके सभी का ध्यान आकर्षित किया है। यानी कि सिल और स्लेट, जैसे सिल होता है ना, उस पर जब हम मसाला पीस देते हैं तो उस पे क्या होता है, जहां पर मसाला पीसते हैं तो वो उस जगह पर लाल हो जाता है या कलरफुल हो जाता है, और जो बच्चे जहां पर जो काली स्लेट उनकी होती है उस पर जब वो चौक घिसते हैं तो वो जगह सफेद हो जाती है। तो इस तरह आसमान के सौंदर्य को दर्शाने के लिए कवि ने सिल, स्लेट और यहाँ पर केसर के जो लाल धब्बे हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है।
अगला है कवि ने किस समय का चित्रण किया है, तो कवि ने भोर के पहले यानी कि सूर्य उदय के पहले जो समय होता है भोर का चित्रण किया है। कवि ने काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, काली सिल अंधेरे को कहा गया है। काली सिल किसको कहा गया है? अंधेरे को कहा गया है। और सुबह की किरणें कैसी होती है? एकदम व्हाइट नहीं होती, लालिमा युक्त होती हैं। ऐसे में सूर्योदय ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। क्लियर? इसी तरह से अगला प्रश्न है, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? सेम आंसर, बिल्कुल सेम आंसर। काली स्लेट, लाल केसर, लाल खड़िया चौक आदि के उपमानों से इसको चित्रित किया है। बहुत ही छोटी कविता है, ध्यानपूर्वक पढ़ने से बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद अगला लास्ट काव्यांश हमारा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने शब्दार्थ क्लियर कर दिए थे। गौर का अर्थ होता है गोरी, झिलमिल का अर्थ होता है मचलती हुई, देह का अर्थ होता है शरीर, जादू का अर्थ होता है आकर्षण या सौंदर्य, उषा का अर्थ होता है प्रातःकालीन जो सवेरा होता है, प्रातः काल का जो समय होता है। तो बिल्कुल सप्रसंग व्याख्या करनी है। सेम प्रसंग सेम व्याख्या, यानी कि जैसा प्रसंग आपने पहले लिखा था बिल्कुल वही प्रसंग लिखेंगे, और जैसा आपको काव्यांश दिया गया है जो कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं उसी के अनुसार आप व्याख्या लिखेंगे। लेकिन बात यहाँ पर आती है विशेषता की, काव्य की विशेषता की, और उसके बाद उसके अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नों की। तो काव्यगत विशेषताएं हैं, कवि ने उषा का जो सुंदर दृश्य है, सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, माधुर्य गण है, नील जल, हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सरल भाषा है, मुक्तक छंद है। अब प्रश्न आता है अंतिम जो हमारा यहाँ पर है काव्यांश, गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। वातावरण गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? तो गोरी देह के झिलमिलाने की जो समानता है वह सुबह के सूर्य से की गई है। जब सुबह वातावरण में नमी होती है और बिल्कुल वातावरण स्वच्छ होता है, ना तो कोई धुआं होता है, ना कोई धूल होती है, ना कोई पॉल्यूशन होता है, तो उस समय पर स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है जैसे गोरी देह झिलमिला रही हो। अगला है उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। अगला प्रश्न, उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? सबसे मेन और सबसे खास प्रश्न है कि उषा के जादू टूटने का क्या अर्थ है। तो देखिए, अब उषा काल में जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, प्राकृतिक जो वातावरण होता है, वो सेकंड में बदलता है, पल पल में बदलता है। अगर आप सूर्य उदय देखना चाहते हैं, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे से उठकर देखिए कि 5 से 7 बजे के बीच में कितने ज्यादा परिवर्तन आते हैं प्रकृति में। 5 से पहले का भी आप देख सकते हैं, क्योंकि भोर जो होती है वो जो आपकी समर्स होती है, गर्मियां जो होती है उसमें जल्दी हो जाती है और सर्दियों में थोड़ा सा लेट होती है। तो आप 4:30 से लेकर 6 बजे तक का जो समय देखेंगे तो कैसे आपको पूरा का पूरा प्रकृति में कितनी सेकंड में परिवर्तन दिखाई देगा। आप 5 मिनट के लिए घर के अंदर जाएंगे, आप 5 मिनट बाद घर से बाहर जाएंगे, आपको लगेगा अरे इतनी ज्यादा धूप निकल गई। तो सेकंड का परिवर्तन यहाँ पर दिखाया जाता है। और अगला प्रश्न है, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्य उदय के होते ही उषा का जादू टूट जाता है, क्योंकि सूर्य के किरणें आकाश पर छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। सूर्य की किरणों से
आकाश पर छाई जो लालिमा है वो समाप्त हो जाती है, अब आकाश पूरा कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं अपने जो मेन हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्न हैं, क्योंकि पाठ से जुड़े हुए प्रश्न करना भी जरूरी है। पाठ्य पुस्तिका से लिए गए प्रश्न एग्जाम में आप इन्हीं को पढ़कर जाते हैं, इन्हीं को समझते हैं। तो अब यह है पाठ्य पुस्तिका से लिया गया प्रश्न। अब पूरे पाठ में आपको यहाँ पर जो कुछ भी बताया है आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आता है कविता के साथ। देखिए यहाँ पे कविता के साथ लिया गया है क्योंकि कविता से ही ये सारे प्रश्न हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? एक प्रश्न। दूसरा, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, उदाहरण प्रतिपादित कीजिए। दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इजी है कि किन प्रतिमानों का हम यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय यानी सुबह के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया है जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल के समान प्रतीत होने लगता है। और दूसरी तरफ उपमा स्लेट पर लाल खड़िया घिसने से या खड़िया मलने से देते हैं। और देखिए ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। जैसे पहला आप देख सकते हैं राख से लिपा हुआ नीले शंख के समान पवित्र, दूसरा राख से लिपा हुआ चौका, तीसरा जैसे लाल खड़िया मल दी गई हो काली स्लेट पर। ठीक है, तो आकाश में नीलापन, जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो, और सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर जो सभी दृश्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें क्या है, गतिशीलता है। इस कविता में क्या है, गतिशीलता है, यानी कि एक के बाद एक जो काव्यांश है वो दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा जो है वो तीसरे से कनेक्टेड है। पूरी कविता में आपको गतिशीलता दिखाई देगी, यानी कि पल पल होते परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। देखिए यहाँ पर भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में उसको बंद किया है, तो ये भी कविता को अर्थ प्रदान करता है, यानी कि इसका भी एक स्पेशल अर्थ होता है कि क्यों इसको ब्रैकेट में लिया गया है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए कि हाँ कोष्टक लगाने से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो नई कविता के कवियों, जो नई कविता के कवि हैं, कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं, और कैसे उन्होंने वो सारी चीजें की है अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, कि हम ऐसा क्या अलग करें कि हम दूसरों से अलग दिखें। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने यहाँ पर कोष्टकों का प्रयोग किया है अपनी इस कविता में। और देखिए उन्होंने कोष्टकों के माध्यम से जो मुख्य सामग्री है, देखिए कई बार क्या होता है जो चीजें अंडरलाइन होती है तो आप उसको पढ़ते हैं, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, अगर कोष्टक में बंद है तो आप उसको पढ़ते हैं, अगर उसको हाईलाइट किया हुआ है तो आप उसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कोष्टकों का प्रयोग किया है, तो कोष्टकों में दी गई सामग्री को मुख्य सामग्री से संबंधित है, वो जो कोष्टक में दी गई सामग्री है वो मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है और कथन को स्पष्टता प्रदान करती है। राख से लिपा हुआ चौका कहा है, तो लेकिन वो चौका कैसा है, गीला है, क्योंकि वहां अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है।
अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, ये उससे पहले के वातावरण को दर्शाया है। तो जो वातावरण है वो अभी नमी युक्त है। जिस प्रकार आपका जो चूल्हा रहता है राख से लिपा हुआ, वो गीला रहता है कुछ देर, क्योंकि उसमें नमी होती है। तो जब थोड़ी देर बाद फिर से उसमें आग जलाते हैं तो वो सूख जाता है और वो नमी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्टक में दिया गया है, जो कि प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्टक से पहले वाक्य से काम की पूर्णता का पता चलता है कि जो आपका कोष्टक से पहले का कि राख से लिपा हुआ चौका, उसको यहाँ पर ये शब्द पूर्ण कर रहा है और गीला पढ़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन रहा है। अब देखिए, दो प्रश्न यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बहुत सारे प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए इस कविता के। लगभग अब आपको ये कविता पूरी तरह से रट गई होगी, क्योंकि पिछला सेशन लास्ट जो था उसमें हमने यहाँ पर कविता को पढ़ा, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, उसका भावार्थ पढ़ा और उसकी सप्रसंग हमने व्याख्या की। आज हमने कविता के अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नों को साथ में कर लिया और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने कर लिए। अब देखिए, आती है अपनी रचना की बारी। आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है अपनी रचना की बारी। तो अब आप अगले जो प्रश्न है, अब ये सारे देखिए, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का चित्र, शब्द चित्र खींचिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में, तो उन्हें पढ़िए और उनके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आज का हमारा ये जो सेशन है, हमारा जो एक चैप्टर है, दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।